Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, this is Mohammad Furqan and welcome back to the journey of financial management. सर हम रिस्क एडजस्टेड वैक पढ़ चुके थे और रिस्क एडजस्टेड वैक के अंदर हमने बेसिकली अपने नॉर्मल वैक और रिस्क एडजस्टेड वैक का डिफरेंस नोट डाउन किया था कि द मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर। द मेन डिफरेंस ये कि जो नॉर्मल वैक था, जो इन्वेस्टिंग कंपनी का वैक था, इन्वेस्टिंग कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट अप्राइज कर रही थी तो वो क्या कर रही थी, वो बेसिकली अपने ही वैक को यूज कर रही थी। लेकिन जब वो उसने रिस्क एडजस्टेड वैक निकाला तो रिस्क एडजस्टेड वैक निकालने का सिर्फ एक ही पर्पस था, जब इन्वेस्टिंग कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही थी, जब वो किसी दूसरे बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रही थी, जिसकी वजह से उसके बिजनेस रिस्क प्योरली चेंज हो रहे थे और इसी वजह से उसको क्या करना था, अपने वैक के अंदर वो एडजस्टमेंट्स करनी थी ताकि वो प्योरली डिफरेंट बिजनेस रिस्क उसमें एड्रेस हो जाए और उसका रिटर्न जो है शेयर होल्डर का वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, जिसकी वजह से वो रिस्क एडजस्टेड वैक हम कंप्यूट कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हम सारी वर्किंग कर रहे थे। सर आज का जो टॉपिक है हमारा वो वैक से ही बहुत मिलता जुलता टॉपिक है हमारा। जो वैक में चीज़ हमने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट हमने वैक में पढ़े हैं, जो भी फाइनेंस की डिफरेंट फाइनेंस हमने सारी जो कॉस्टिंग निकालना सीखी है वैक के अंदर। सर आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, दिस इज अ मोर क्लोजली कॉन्सेप्ट कनेक्टेड टू द वैक। तो जितने भी आपने चीजें वैक के अंदर पढ़ी हुई हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आपको रिविजिट हो रही होंगी, सब चीजें आपको रियलाइन हो रही होंगी और हम हर जगह पे ये चेक करेंगे कि हमने एक टॉपिक को वैक में किस तरह कवर किया था और उसी टॉपिक को हम वैक में ट्रांजिशन करके बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर किस तरह कवर करेंगे। तो सर लेट्स स्टार्ट द टर्म बिजनेस वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब किसी भी चीज की वैल्यू असाइन करना, ठीक है, लेकिन हर चीज की वैल्यू असाइन करना हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे अपने बिजनेस की वैल्यू असाइन करना पड़ेंगे कि बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। सर बिजनेस की वैल्यूएशन का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मेनली जो 4-5 एरियाज जो हमें कवर करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिलेबस कवरेज, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है, उनकी वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, एक शेयर की जो प्राइस होती है वो कैसे असाइन की जाती है, वो कैसे ड्राइव की जाती है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। सेकंड थिंग वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ऊपर वाला जो था ना वो ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए था। सर इसका मतलब जो द फर्स्ट वन है इज फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, जो यूजुअल कंपनी के शेयर्स इश्यू हुए होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। तो सेकंड वन इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन किस तरह होती है, उसकी वैल्यू किस तरह ड्राइव की जाती है। द थर्ड थिंग इज वैल्यू ऑफ डेट। सर वैल्यू ऑफ डेट किस तरह ड्राइव की जाती है। वैल्यू ऑफ डेट का हम पूरा मेथड पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ डेट डेट कितनी तरह के होते हैं और उसकी वैल्यू किस तरह ड्राइव की जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू किस तरह ड्राइव की जाती है। जहां जहां मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ वहां मैं टेक्निकली मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। बिजनेस वैल्यूएशन इज बेसिकली द टर्म दैट इज मोर क्लोजली टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड उसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है सर वैल्यूएशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज की वैल्यू साइन करना, किसी भी चीज की वर्थ को देखना कि इसकी वर्थ आज कितनी है। अगर एक चीज है तो उसकी वर्थ कितनी है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें बिजनेस वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती क्यों है। वाई डू वी नीड टू हैव अ वैल्यूएशन ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल यूजेज क्या क्या है। क्यों एक बंदा चाहेगा कि इस शेयर प्राइस की मुझे वैल्यू पता हो, क्यों एक बंदा चाहेगा कि इस बिजनेस की वैल्यू मुझे पता हो, इसकी इक्विटी की वैल्यू मुझे पता हो, इसके प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू मुझे पता हो, वो क्यों इस पर इतना काम करना चाहेगा। सर प्रैक्टिकल यूजेज ये कि दुनिया में जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट मर्जर्स होते हैं, कॉर्पोरेट एक्विजिशंस होती है। मर्जर्स का मतलब दो कंपनीज आपस में आके मर्ज होकर सिंगल एंटिटी बन जाती है। एक्विजिशन का मतलब होता है कि कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया। द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने जो मौजूद है वो उबर एंड करीम की, जिसका एक्विजिशन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा तो बेसिकली जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, उबर ने जब करीम को एक्वायर किया, तो सर उबर का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि करीम को किस वैल्यू पे एक्वायर किया जाए, उसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या, मैं कितने पैसे दूं उसको खरीदने के लिए। तो फिर इसको क्या पड़ा, फिर उसको करीम की वैल्यूएशन करानी पड़ी। तो सर इसकी बिजनेस की वैल्यूएशन करानी पड़ी। दिस इज द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन इन एक्विजिशन। मर्जर्स में भी वैल्यू मर्ज होती है। जब मर्ज होकर एक वैल्यू बनेगी तो एंटिटी के जो कंबाइंड एसेट्स होंगे उस पर एक वैल्यू ऐड होगी, तो उसके लिए आपको दोनों एंटिटीज की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, जो भी एंटिटीज मर्ज होने जा रही है और फिर एक सिंगल एंटिटी बनेगी। सर दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रीजन जो वैल्यूएशन मर्जर्स के लिए होता है, जब आपको किसी बिजनेस को प्राइवेटाइज करना होता है। ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी होती है, जब गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करती है फॉर द पर्पस ऑफ फंड्स और फॉर द पर्पस ऑफ एनी अदर रीजन, तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो उसकी बिडिंग के लिए आता है
और उस एंटिटी को, उस एसेट्स को वो एक्वायर करता है। तो सर जब वो एक्वायर करने आएगा तो डेफिनेटली वो उसकी वैल्यूएशन डिमांड करेगा, वो उसकी वैल्यूएशन चेक करेगा कि इस एंटिटी की, इस बिजनेस की जो गवर्नमेंट हमें सेल कर रही है, जो गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक स्टेट टू प्राइवेट स्टेट करना चाह रही है, उसकी प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, हम कितने पैसे दें, उन एसेट्स की वर्थ कितनी है, उस बिजनेस की वर्थ कितनी है। डेफिनेटली एक प्राइवेट इन्वेस्टर अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो उस चीज को उतने ही पैसे देगा ना जिस चीज की जितनी वर्थ होगी। तो वर्थ कैसे निकलेगी? अगेन बिजनेस वैल्यूएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। द रिसेंट एग्जांपल इन पाकिस्तान इज PIE प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, अभी करंटली जिसकी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है और एक दफा बिडिंग इसकी हो भी चुकी है। तो सर ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं सारी बिजनेस वैल्यूएशन से कनेक्टेड है। तो सर आए इसको देखते हैं, बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, अभी हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, लेकिन ये एग्जांपल ऐसी है कि यही एग्जांपल आपको अपने सारे आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वहाँ कोई कनेक्टेड हुई, एसोसिएटेड हुई दिखेगी। और हर एग्जांपल के अंदर ये वाली एग्जांपल के सारे आपको पॉइंट्स मिल रहे होंगे कि बेसिकली वैल्यूएशन किस तरह चल रही है। लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर जूस सेलर। एक बंदा है जो फ्रेश जूसेस परचेज करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मिक्सर में, ब्लेंडर में इसको जूस बना के बेचता है। आपने देखा होंगे काफी सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं फ्रेश जूसेस वगैरह। तो वो जो बंदा है, जो ओनर है, उसके लिए इस जूस मशीन की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, वो ये इसको देख रहा है, उसको सोच रहा है कि यार इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी क्वांटिफिकेशन नंबर में वैल्यू क्या है, क्या 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है। तो सर उसने ये सोचा कि इससे मुझे फायदा क्या है। मतलब एक चीज की वैल्यू तभी होती है ना जब उसमें कोई ना कोई फायदा होता है। अगर एक चीज में फायदा ही नहीं है, बिल्कुल यूजलेस चीज है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसने ये सोचा इससे मुझे फायदा क्या है। तो उसने एक वर्किंग उठाई, उसने एक पेन पेपर उठाया, तो उसने बोला मुझे 1 साल के अंदर मेरा इतना रेवेन्यू एस्टिमेटेड होगा, ठीक है, मैं इतना इतना फ्रेश जूसेस परचेज करूंगा, फ्रूट्स परचेज करूंगा, उनको जो भी होगा मिक्सिंग वगैरह करके इतने इतने नंबर ऑफ ग्लासेस बेचूंगा पूरे साल के अंदर। तो उसने एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू बना लिया अपना। फिर उसने क्या किया, एस्टिमेटेड रेवेन्यू तो बनाया, लेकिन रेवेन्यू इज नॉट अ लोन थिंग। उसके बैक पे कॉस्ट तो डेफिनेटली वो परचेजिंग कर रहा है, प्रोक्योरमेंट कर रहा है, फिर उसमें मिक्सिंग कर रहा है, डिफरेंट चीजें कर रहा है, फ्लेवरिंग ऐड कर रहा है, तो उसके पीछे कॉस्ट भी है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जूस की मेंटेनेंस है, मशीन की मेंटेनेंस है। तो उसने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट का नंबर निकाल लिया। जब उसने इन दोनों नंबर्स को नेट किया ना, जब उसने उन दोनों नंबर्स को नेट किया तो हुआ क्या सर, उसने जब दोनों नंबर्स को नेट कर लिया यहाँ पे, उसने बोला एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर 1 ईयर एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 1 ईयर, जो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए लगाई गई है। तो इसके पास एक नेट बेनिफिट निकल कर आ गया। नेट बेनिफिट निकल के आ गया अगले 1 साल का, कि अगले 1 साल में मुझे इस जूस मशीन से इतना बेनिफिट होगा। तो सर जब इसको इतना बेनिफिट होगा तो उसने एक बेनिफिट निकाल लिया। तो अब ये बेनिफिट जो है ना, ये 1 साल के बाद का बेनिफिट है। अब हमने तो FM पढ़ा हुआ है, हमने डिस्काउंटिंग पढ़ी हुई है, हमें पता है कि जो आज का नंबर है, जो अगर मुझे आज वैल्यू चाहिए और 1 साल बाद की अगर वैल्यू है, तो इन दो वैल्यूज में तो हमेशा डिफरेंस होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है ना, वी आर FM स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको मजीद अप्रोप्रिएट करने के लिए, उसमें से टाइम वैल्यू को मनी इम्पैक्ट निकालने के लिए, ईयर 0 की वैल्यू बनाने के लिए हमने इसकी कर दी डिस्काउंटिंग। जब हमने डिस्काउंटिंग इसकी की, जब हमने इसकी डिस्काउंटिंग की तो हमारे पास आ गई एक प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू किसकी आई, प्रेजेंट वैल्यू किसकी आई, फ्यूचर बेनिफिट्स की आई, क्योंकि जो फ्यूचर बेनिफिट्स थे 1 साल बाद मुझे मिलने थे इस जूस मशीन को यूज करके, उसकी मैंने डिस्काउंटिंग की और उसकी मैंने आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने इफेक्टिवली ये किया, मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट निकाल लिया कि जो जो इस चीज से मुझे फायदा होना है, जो जो फायदे इस चीज में छुपे हुए हैं, तो मुझे 1 साल बाद फायदा होना था, मैंने इस 1 साल बाद की वैल्यू को आज की वैल्यू पे निकाल लिया फ्रॉम डिस्काउंटिंग, और मेरे पास इसकी एक वैल्यू आ गई, डिस्काउंटेड वैल्यू, और उस वैल्यू को मैं कहूंगा कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वर्थ है। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस जूस मशीन। तो इफेक्टिवली वैल्यू के पीछे कॉन्सेप्ट क्या बना, जो बेनिफिट उसमें एसोसिएटेड है, जो बेनिफिट उसमें हिडन है, जो बेनिफिट आपको यूज करके मिलेगा ओवर द टाइम, this is the basically benefit, this is the value in the discounted present value terms। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट, यही एग्जांपल हर जगह आपको, हर शेयर्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, डिविडेंड के अंदर, डिविडेंड मॉडल के अंदर, डेट के अंदर आपको हर जगह दिख रही होगी। तो ये एग्जांपल मैं बार बार कनेक्ट करूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन हमेशा किसी चीज की क्या होती है, इसके छुपे हुए फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यूएशन टुडे। किसी भी चीज की वैल्यू कैसे करनी है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट ऑफ दैट थिंग डिस्काउंटेड एट द प्रेजेंट वैल्यू, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन। पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी मेरे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है ब्रॉडली यहाँ पे। सबसे पहला मेथड है कैश बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है, कि कैश बेस्ड वैल्यूएशन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। दूसरा मेथड है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है पूरा, कि एसेट की बेस पे किस तरह वैल्यूएशन को देखते हैं, किस तरह वैल्यू ड्राइव करते हैं। और तीसरा मेथड है इनकम बेस्ड वैल्यूएशन।
कि बेसिकली एक जो भी किसी चीज की वैल्यू करनी तो हम देख लेते हैं कि यार उसमें कितनी क्या क्या चीजें उसके अंदर फर्दर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, वो हम अकॉर्डिंगली वन बाय वन करके देखते हैं। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द कैश बेस्ड वैल्यूएशन। ऑर्डिनरी इक्विटी की बात कर रहा हूँ, कैश बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल है। मजीद इसको मैं अगर ड्रिल डाउन करूँ तो उसके अंदर दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, और दूसरा आ रहा है DVM मॉडल। सर DVM मॉडल तो हमने वैक में पढ़ा हुआ है, मैंने शुरू में ही कह दिया कि वैक के बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिजेंबल करेंगी, रिविजिट होंगी। डिफरेंस क्या है मैं आपको वन बाय वन हर एरिया पे बताता जाऊंगा कि वैक में क्या था और इसमें क्या है, और सवालात किस तरह से आएंगे, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सवाल बिजनेस वैल्यूएशन का है या वैक का है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, सो लेट्स फोकस। DCF कैश बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर हम DCF मेथड पढ़ने जा रहे हैं। DCF बाय नेम बता रहा है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर या तो कैश फ्लो इन्वॉल्व हो रहे होंगे और दूसरी चीज डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व हो रही होगी। तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स वगैरह में कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ और उससे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन तो आपको वो अपना DCF का अप्रोच आपको समझ आ गई कि इट इज अ कैश फ्लो डिस्काउंटेड टेक्निक। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर बी लिमिटेड। अब देखें अगेन मैंने आपको कहा इसका यूजेज कहाँ होता है बिजनेस वैल्यूएशन का, जब मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होते हैं। सवाल क्या है, ए लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को खरीदना चाह रहा है, तो खरीदना चाह रहा है तो कोई ना कोई वैल्यू तो देखेगा ना, इसकी वैल्यू कितनी है। अब इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, ईयर 1 पे कितना कैश इनफ्लो होगा बी लिमिटेड का 1000 रुपए, ईयर 2 पे कितना कैश इनफ्लो होगा 1000 रुपए, कॉस्ट टू एक्वायर एट ईयर 0, कॉस्ट कितनी दी हुई है 735 रुपए इसको लगाना है। ठीक है, बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने 1000 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई है 10%। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड फॉर ए लिमिटेड, वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड फॉर ए लिमिटेड, कि बी लिमिटेड की वैल्यू क्या हो जो ए लिमिटेड को पता हो, जो ए लिमिटेड इसको यूज करके अपनी क्या करे नेगोशिएशन वगैरह करे। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व। क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है तो इसके अंदर कैश फ्लोज भी होंगे और डिस्काउंटिंग भी हो रही होगी और एक प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही होगी। 2 साल के कैश फ्लोज दिए हुए, अमाउंट सेम है 1000 और डिस्काउंटिंग जो है वो 10% की, तो 10% का यूजिंग टेबल डिस्काउंट फैक्टर्स निकाल लेंगे 0.909, 0.826, टोटल प्रेजेंट वैल्यू बन गई 1735। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ये क्या है, ये बेसिकली फ्यूचर की इनकम थी जिसको मैंने डिस्काउंट किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मतलब फ्यूचर के सारे बेनिफिट्स है लेकिन ये ग्रॉस बेनिफिट्स है। अच्छा, ये तो ईयर 0 की वैल्यू मैंने निकाल ली, ईयर 0 की इनकम की वैल्यू निकाल ली इसको डिस्काउंट करके। अब ईयर 0 पे कॉस्ट भी तो इनकर हो रही है, वो कॉस्ट कितनी है 735, तो ईयर 0 पे मेरे पास जब इनकम की वैल्यू आ गई तो ईयर 0 की कॉस्ट को जब मैंने नेट किया इसको तो मेरे पास नेट बेनिफिट कितना आ गया 1000 का। ये क्या है सर, ये नेट बेनिफिट है, ये नेट बेनिफिट है जिसको मैं क्या करूंगा, इसकी वर्थ है, बी लिमिटेड की वर्थ है, टोटल वर्थ है, बी लिमिटेड की टोटल वर्थ है। अगर टोटल वर्थ है, टोटल वैल्यू है, नेट बेनिफिट है, नेट वैल्यू है और मुझे पर शेयर वैल्यू निकालनी, तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बी लिमिटेड के दिए हुए तो मैं निकाल सकता हूँ पर शेयर वैल्यू। कैसे निकाल सकता हूँ सर, मैं क्या करूंगा 1000 जो टोटल वैल्यू है मेरी उसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो 1000 कर ले यहाँ पे, तो 1 रुपीज पर शेयर आ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 रुपीज पर शेयर। 1 रुपया पर शेयर की वैल्यू है बी लिमिटेड की, क्योंकि टोटल जो उसकी वर्थ निकली, टोटल जो उसकी वैल्यू निकली बी लिमिटेड की वो कितनी निकली 1000। आई होप चीज आपको क्लियर हुई होंगी। DCF वैल्यूएशन इज वेरी सिंपल टेक्निक जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी यूजिंग अप्रोप्रिएट रेट, और जो भी ईयर 0 पे कॉस्ट वगैरह गिवन है आपको उसको नेट करना है और उसकी एक नेट बेनिफिट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा ईयर 0। जब भी वैल्यूएशन करते हैं वो ईयर 0 की वैल्यू निकाली जाती है, तो ईयर 0 पे आपको क्या करना है, एक बेनिफिट निकालना है। अगर आपको टोटल वर्थ निकालनी होती तो आप यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको पर शेयर में दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपने सिंपल इसको डिवाइड करके पर शेयर पे डिनोमिनेट कर देना। अच्छा, अब दूसरी चीजें पा रहे हैं कैश बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर दूसरा ये हमारे पास है DVM, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हमने कहाँ पढ़ा था सर, हमने वैक में पढ़ा था। वैक के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को यूज किया था। वह हमारा फॉर्मूला क्या था, K = D / P0। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके वैल्यूएशन निकाल लेंगे। अच्छा, अब जितनी भी चीजें हमारे पास आ रही हैं उसमें हर जगह पे वैक की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होगी,
जो चीज़ हमने पढ़ी है वो वैक वाली चीज़ें भी आ रही होंगी और बिजनेस वैल्यूएशन वाली चीज़ें भी आ रही होंगी. सो वी विल नीड टू कंसिडर इन ईच एरिया कि हमें कैसे पता लगेगा कि सवाल जो है वो वैक से पूछ रहा है ये सवाल बिजनेस वैल्यूएशन का. ठीक है सर, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो क्या कहता है, उसकी जो थंब लाइन है, इसकी जो स्टेटमेंट लाइन है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी. डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल बाय नेम पता चलता है कि डिविडेंड की बेस पे वैल्यूएशन करता है. ठीक है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. एक तो सवाल जब भी आएगा ना, अगर उसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, तो दो चीजें होंगी. अब वैल्यूएशन के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का जो सवाल था ना, उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर सेम है, चाहे वो वैल्यूएशन का हो चाहे वो वैट का हो. फॉर्मूला क्या था, के ई इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइड बाय पी नॉट. पी नॉट वाज द शेयर प्राइस एंड के ई वाज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हम वैक के अंदर क्या कर रहे थे, हम वैक के अंदर इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे थे. हमारा पर्पस था कॉस्ट निकालना, जिसको हमें वैक में यूज करना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यहाँ हम वैल्यूएशंस कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन के लिए मुझे उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ पी नॉट निकालना है, के ई नहीं निकालना है. इसका मतलब सर मुझे के ई गिवन होगा और पी नॉट मुझे फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो अगर मेरे पास डेटा में ये चीजें दी हुई है कि मुझे पी नॉट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, तो इट मींस दिस इज अ वैट क्वेश्चन. वो आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलवाना चाह रहा है. और अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो वैल्यूएशन का सवाल है और आपसे वो पर शेयर की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, टोटल शेयर्स की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द डेटा. यू हैव टू सेग्रीगेट बाय रीडिंग द डेटा कि आपसे वो क्या इन्फॉर्मेशन डिमांड करवाना चाह रहा है. या वो यूज कर लेगा कि यार आपकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देगा कि आपकी वैल्यू निकाल के दें यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, या आपको लिख देगा इसकी आप कॉस्ट निकाल के दें यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. ठीक है, तो स्टेटमेंट थंब लाइन क्या है, निकालनी कैसे है. इस मॉडल के अंदर जितने भी फ्यूचर डिविडेंड्स है, जितने भी कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स है, उस सब की प्रेजेंट वैल्यू ले लें यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और वही उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बन जाएगी टेक्निकली. ठीक है, उस इक्विटी की मार्केट वैल्यू बन जाएगी. अब इसके अंदर भी दो चीजें थी जब हमने वैट के अंदर पढ़ा था, हमारे पे क्या था, एक तो कांस्टेंट डिविडेंड का मॉडल था, एक फिक्स्ड ग्रोथ का मॉडल था. सेम चीजें ही अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला किस तरह रीअरेंज हो रहे हैं. हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, वैट के अंदर हम क्या करते थे, के इज इक्वल टू डी डिवाइडेड पी नॉट. ठीक है, हमारे पास डिविडेंड होता था, शेयर प्राइस होती थी, हर चीज पर शेयर दी हुई होती थी, और हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे. ठीक है, ये हमारी गिवन होता था और ये हम निकालते थे. शेयर प्राइस भी एक्स डिविडेंड होती थी. अब सर इस फॉर्मूले को मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन. अगर सवाल आ जाए कि इसकी वैल्यू निकाल के दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है. रीअरेंज कैसे करना है सर, ये जो पी नॉट है ना मेरा, ये पी नॉट है. अब मुझे ये मालूम करना है, अब मुझे ये मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रीअरेंज कर दूंगा. मैं पी नॉट को क्या करूंगा, पी नॉट को मैं यहाँ ले जाऊंगा और के ई को मैं यहाँ ले आऊंगा. तो टेक्निकली मेरा फॉर्मूला अब बन क्या जाएगा, मेरा फॉर्मूला अब बन जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई के ई. अब ये वाला फॉर्मूला मेरा वैल्यूएशन के लिए यूज होगा. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया. तो रीअरेंज जब मैंने किया तो मेरे पास शेयर प्राइस आ गई, क्योंकि अब ये वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना फॉर्मूला, पहले वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए इस्तेमाल हो रहा था. तो डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है आपके सामने, डिविडेंड दिया हुआ है 0.5 पर शेयर. अज्यूम कर रहा हूँ कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में खड़े में, और 0.5 पर शेयर का कंपनी डिविडेंड देती आ रही है और आगे भी देती जाएगी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.1, फाइंड आउट पी नॉट. इस सवाल से पता चल रहा है कि मुझसे शेयर प्राइस मांग रहा है, मतलब वैल्यूएशन का सवाल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी खुद दे रहा है. अगर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं देता, शेयर प्राइस दे देता, ठीक है, और बोलता कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करो, तो ये वैक का सवाल हो जाता. आपको बस यही डिफरेंस याद रखना है कि ये डेटा के हिसाब से आपको ये पता लगाना है कि इस सवाल वैक का आ रहा है, सवाल वैल्यूएशन का आ रहा है. तो इसको इस वक्त हम वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है. सर मुझे निकालना है पी नॉट. पी नॉट मुझे पता है डिविडेंड कितना है, 0.5 पर शेयर. हर चीज़ को पर शेयर में रखना है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.1. कितना बन जाएगा मेरे पास, 5 रुपीज़ पर शेयर. 5 रुपीज़ पर शेयर, ये क्या आएगी सर, पी नॉट, इट इज द करंट मार्केट प्राइस, और ये भी एक्स डिविडेंड होगी, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूले में ये एक्स डिविडेंड ही अज्यूम की गई थी कि एक्स डिविडेंड ही है. तो इस वक्त जो निकल के आएगी उसको भी हम एक्स डिविडेंड प्राइस ही कहेंगे. ईयर जीरो की प्राइस भी कह सकता हूँ मैं इसको. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होंगी कि इसी डेटा के अंदर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, यूजिंग द सेम मॉडल, दो चीज़ें कैसे अलग अलग निकल के आ रही हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर पी नॉट दिया हुआ होगा, तो अगर शेयर प्राइस दी हुई होगी, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल पाएगा, इट विल बी द वैक क्वेश्चन. और अगर आपको वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर प्राइस दी हुई होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा, तो वैक क्वेश्चन होगा. और अगर आपसे वो पी नॉट निकलवाना चाहेगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको प्रोवाइडेड होगी, ठीक है, और आपसे वो शेयर पर
पर शेयर की प्राइस निकलवाएगा, वैल्यूएशन कराएगा, तो इट विल बी द क्वेश्चन फॉर दम फ्रॉम द बिजनेस वैल्यूएशन। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरह सवाल आ रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी assumptions क्या है सर? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की assumptions जो थी कांस्टेंट मॉडल में, वो क्या कह रहा है? मतलब ये assumptions जो है कांस्टेंट मॉडल के लिए भी हैं और ये फिक्स्ड ग्रोथ इन डिविडेंड के लिए भी है। फिक्स्ड ग्रोथ इन डिविडेंड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कंपनी एज्यूम करती है कंपनी की जो डिविडेंड की ग्रोथ है ना वो फिक्स्ड ही रहेगी, उस ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आएगा। कंपनी के डिविडेंड जिस रेट से ग्रो होंगे वो रेट मेंटेन रहेगा। तो इसके अंदर assumptions जो है अज्यूम क्या कर रहा है ये मॉडल, अगर ये वैल्यूएशन करके दे रहा है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी assumption जो है ये कह रहा है कि डिविडेंड इज ओनली इनकम स्ट्रीम, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सिर्फ डिविडेंड ही इनकम स्ट्रीम है आपके लिए, बाकी कोई इनकम स्ट्रीम है ही नहीं। लेकिन कंपनी में तो और बहुत सारी अर्निंग्स होती हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की बेस पे कर रहा है। तो ये एक assumption ले रहा है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे कर रही है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है और कोई दूसरी इनकम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहा है डिविडेंड विल बी कांस्टेंट, ठीक है। एक तो डिविडेंड को उसने सबसे बड़ा अज्यूम किया कांस्टेंट है, जबकि प्रैक्टिकली से पॉसिबल नहीं है। और ग्रो बाय फिक्स परसेंटेज, ये अगर ग्रोथ भी आ रही तो फिक्स परसेंटेज से आ रही है, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली कंपनी को कभी लॉस भी हो सकते हैं, कंपनी की सिचुएशन कभी जो है वो अनसर्टेन हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन ये मॉडल तो बिल्कुल हर चीज को फिक्स लेके चल रहा है, तो इसकी बेस पे इसकी वैल्यूएशन कर रहा है। तीसरा पॉइंट है डिविडेंड विल बी पेड इन परपेचुटी, नेवर एंडिंग इन्फिनिटी, मतलब परपेचुटी तक कयामत तक डिविडेंड मिलता रहेगा, फिक्स मिलता रहेगा या फिक्स ग्रोथ इन डिविडेंड के साथ मिलता रहेगा। तो ये भी इसकी assumption है। तो इसकी assumptions बड़ी कन्फाइंड है, तो इसकी वैल्यूएशन जब भी करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जब जो चीजें ये हम जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं इसकी बेस पे सारी बातें से सोची हुई है कि डिविडेंड एक तो सिर्फ डिविडेंड की जो होगी ओनली इनकम स्ट्रीम होगी, कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कोई आपको शेयर प्राइस के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा गेन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये कि कांस्टेंट होगा, सब कुछ कांस्टेंट होगा, कंपनी का ऑपरेशन सारे कांस्टेंट होंगे, कंपनी का डिविडेंड पर शेयर जो पास में रहा है वो फ्यूचर तक बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर ग्रोथ भी आएगी तो बिल्कुल फिक्स रहेगी। तीसरा assumption ये इसके अंदर कि कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, कंपनी कभी भी लॉस भी नहीं, कंपनी हमेशा डिविडेंड पे करती ही रहेगी। सो ये तीन assumption है इसकी, फिक्स्ड ग्रोथ और कांस्टेंट डिविडेंड डीवीएम की, ये सब चीजें। अब इस 0.5 पर शेयर की जो एग्जांपल मैंने आपको बताई सर, अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल जूस सेलर वाली, उसने क्या था, जो उससे आने वाले बेनिफिट से, जो उस जूस मशीन थी जो उससे जूस बिकते, जो उसका नेट बेनिफिट था, उसने इसकी क्या की, डिस्काउंटिंग की। तो सर इस कंपनी को जब मैं शेयर लूंगा, इस कंपनी का जो शेयर है, इस शेयर के अंदर क्या है, इस शेयर के अंदर फ्यूचर के बेनिफिट छुपे हुए हैं, फ्यूचर के डिविडेंड्स छुपे हुए हैं। तो फ्यूचर के जो बेनिफिट्स है, फ्यूचर के जो डिविडेंड्स है, मैंने टेक्निकली क्या किया, मैंने इसको डिस्काउंट किया यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने इसके फ्यूचर के बेनिफिट्स को डिस्काउंट किया यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डिविडेंड आ गई जो 5 रुपीज पर शेयर है, जो इसकी वैल्यू है। तो ये एग्जांपल एग्जैक्टली रिजेंबल कर रही है उस जूस सेलर की एग्जांपल से, जिसने क्या किया था कि इसमें छुपे हुए फ्यूचर के बेनिफिट्स को उसने क्या किया, डिस्काउंट किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू को उसने वैल्यू साइन कर दी, उसने बोला ये इसकी वैल्यू है आज। तो इसी तरह इस शेयर के पीछे जितने फ्यूचर के डिविडेंड छुपे हुए हैं उन सबको मैंने डिस्काउंट किया यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इस 5 रुपीज पर शेयर को मैंने बोला कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसका दूसरा पढ़ते हैं मॉडल कि डीवीएम के अंदर एक तो कांस्टेंट था, दूसरा था फिक्स्ड ग्रोथ। सर फिक्स्ड ग्रोथ क्या है? फिक्स्ड ग्रोथ इन डिविडेंड के डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड ग्रोथ से ग्रो करेगा। अगर 5% है तो 5% मेंटेन रहेगा, 6% मेंटेन रहेगा, 3% मेंटेन रहेगा, ग्रोथ रेट विल नेवर चेंज, ठीक है। तो वैक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वैक के अंदर हमारा फॉर्मूला जो था फिक्स्ड ग्रोथ इन डिविडेंड का वो कुछ इस तरह था, Ke is equals to D1 divided by P0 plus G, where D was the growth rate। और ग्रोथ रेट को निकालने की भी दो चीजें थी, अगर ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ तो आप अर्निंग रिडक्शन मॉडल यूज कर ले या पास्ट डिविडेंड का पैटर्न यूज कर ले, उनके फॉर्मूलेस वगैरह भी थे। अभी हम उतना डीप में नहीं जा रहे उसको लेकर, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वैक के अंदर क्या था और अब वैल्यूएशन के अंदर क्या चेंज आ जाएगा। सर वैल्यूएशन के अंदर वैक के अंदर क्या था, मुझे निकालनी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, मुझे ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी थी और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, डिविडेंड D1 P0 ग्रोथ रेट, तो मैं वैक के अंदर यूज कर लेता था। वैल्यूएशन का जब सवाल आएगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा P0 पर शेयर प्राइस। तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी होगी, D1 दिया हुआ होगा और प्लस ग्रोथ रेट दिया हुआ होगा। तो डेटा अगर इस तरह दिया हुआ हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई और डिविडेंड दिया हुआ और बाकी चीजें दी हुई और आपको फाइंड आउट करना हो पर शेयर प्राइस, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एरिया ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन एंड नॉट फ्रॉम द बैक। और अगर आपको सब चीजें दी हुई हो, P0 दिया हुआ, डिविडेंड दिया हुआ, ग्रोथ रेट दिया हुआ, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बैक। ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है आपको, खुद डेटा को देखकर ये डेटा कहाँ आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है और सवाल किस एरिया से उठ कर आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को रीअरेंज करके चलना है। फिर हमें फॉर्मूले को कैसे रीअरेंज किया, मुझे तो P0 मालूम करना, तो मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने के बाद मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह बन गया कि D1 डिवाइड बाय Ke माइनस G।
सब इनपुट्स वही है, डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम, ठीक है, D1 और D नॉट 1 + D करेंगे तो D1 में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी, चीजें बड़ी सिंपल है वैल्यूएशन के अंदर, अगर आपने वैक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। क्या दिया हुआ है डेटा, ग्रोथ रेट 2%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% और D नॉट दिया हुआ है 0.5%, D नॉट दिया हुआ है, D1 नहीं दिया हुआ। तो सर P नॉट निकालना है मुझे, P नॉट आइडेंट कैसे निकलेगा, D नॉट क्या है 0.5%, हर चीज को 0.5% रखना है, 1 + 0.02 डिवाइडेड बाय 0.1 - 0.02। ये 0.1 को मैंने 10% किया, उसको मैंने कर दिया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास नंबर आएगा 6.375 पर शेयर। ये क्या है, ये इसकी प्राइस है, इस शेयर की प्राइस है जो फिक्स ग्रोथ है, जिसका डिविडेंड ग्रो हो रहा है, ये इसकी प्राइस है। तो ये इसकी प्राइस है, ये इसकी वर्थ है, ये इसकी वैल्यू है। इसने क्या किया, इस शेयर में छुपे फ्यूचर डिविडेंड्स की डिस्काउंटिंग कर ली यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू, और ग्रोथ रेट वाला फैक्टर था तो ग्रोथ रेट भी हमने यूज कर लिया। तो टेक्निकली दिस इज द सेम एग्जांपल फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ जूस सेलर, ठीक है। आई होप चीज आपको क्लियर होगी। इसकी हमने अजम्पशन भी पढ़ ली। अच्छा, अजम्पशन जो थी वो दोनों से रिलेट करती थी, फिक्स ग्रोथ से भी रिलेट करती थी और कांस्टेंट डिविडेंड से भी पर्टेन करती थी। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। हमने अजम्पशन पहले पढ़ी, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस सब कुछ कह सकते हैं। क्रिटिसाइज करना उस मॉडल में तो भी आप इसके पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं कि यार इसमें क्या क्या खराबियां हैं। तो सबसे पहला मसला तो ये ग्रोथ रेट जो है ना एस्टिमेटेड है। जो आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि डिविडेंड जो है ना वो ग्रो करेगा इफेक्टिवली, कितने से ग्रो करेगा, 3%, 4%, 5%, तो इट इज एस्टिमेटेड नंबर। डेफिनेटली ग्रोथ जो है शेयर होल्डर जो मार्केट में वो डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ग्रोथ रेट कैन बी डिफरेंट, तो इससे जो वैल्यूएशन आएगी वो भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। एक तो ये मसला कि एस्टिमेट है सब्जेक्ट टू चेंज। प्लस दूसरा सबसे बड़ा मसला, ये मॉडल कहाँ यूज नहीं हो सकता। अगर कंपनी डिविडेंड पे करेगी ना, तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी तो उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगी ना। समझिए कंपनी डिविडेंड पे करे ना, उसकी वैल्यू ना हो, तो सर ये मॉडल तो वहाँ टोटली फेल हो जाएगा जहाँ कंपनी डिविडेंड पे करती ही नहीं। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पॉइंट, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कि नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज नॉट पेइंग डिविडेंड। अब आपको मॉडल ही फेल हो गया, आपको क्या है, अब कैसे वैल्यू निकालें। वैल्यू तो डेफिनेटली उसकी भी होगी, किस तरह निकलेगी, लेकिन ये मॉडल तो काम नहीं कर सकता इस पर। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एस्टिमेटेड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस्टिमेटेड है कैसे सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आती है वो यूजिंग CAPM, हम रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को मैच करके CAPM का मॉडल अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो बीटा, द क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, जो रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो सर बीटा जो है वो एक एस्टिमेटेड नंबर है, डेफिनेटली एक वॉलेटिलिटी, एक रिस्क, एक प्रोबेबिलिटी है कि कितना % चांस है जो अपने रिटर्न से डेविएट कर जाए, कितना % चांस है वो कम हो जाए। तो इट इज अ रिस्क। अगर बीटा रिस्क है तो उस एस्टिमेटेड कंपोनेंट की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ रहा है यूजिंग CAPM, वो खुद भी एक एस्टिमेटेड नंबर है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस्टिमेटेड है और जो आप उसको DVM के मॉडल में यूज करेंगे P नॉट निकालने के लिए, तो डेफिनेटली जो प्राइस भी आएगी वो भी एक एस्टिमेटेड प्राइस होगी, और वो चेंज हो सकती है अगर आपके एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल बीटा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हुआ। तो ये वैल्यूएशन इन चीजों पे कन्फाइंड है, ठीक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स एंड दीज आर द लिमिटेशंस, हमें पता होनी चाहिए। आई होप चीज आपको क्लियर हुई होंगी इसके अंदर। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।